हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न सीएसआर नेट मैथमेटिक्स पे साथियों बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप लोगों का। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा था दोस्तों। एक्चुअली हम लोग क्या अभी कर रहे हैं दोस्तों, हमारा मैराथन क्लासेस चल रहा है। जो हमने पहला दोस्तों लीनियर अलजेब्रा का लिया था, उसमें कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। और दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न अलजेब्रा के 20 रिजल्ट बेस्ड करके क्वेश्चन साथियों हमने एज अ मैराथन क्लासेस में लर्न करा था। साथियों आज भी मैं उसी चीज को प्रोसीड करता हूँ। 20 रिजल्ट्स के बियॉन्ड मेरी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 मिनिमम रिजल्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और दोस्तों उस बेस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आ रखे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन की तरह साथियों बहुत अच्छे से अप्लाई किया जाए साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है साथियों। और जहां पे भी नहीं समझ आए साथियों, आपको लगे कि यहाँ पे कुछ दोस्तों कमियां रह गई या नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चन को, अपने क्वेरीज को एराइज करें दोस्तों, ठीक है साथियों। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है साथियों कि जो भी न्यू दोस्तों व्यूअर्स या न्यू फ्रेंड्स लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और डेफिनेटली आप लोगों को काफी ज्यादा साथियों हेल्प मिलेगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर 1। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिजल्ट नंबर 20 तक लर्न करा था मॉडर्न अलजेब्रा का। आज हमारा रिजल्ट नंबर 21 से स्टार्ट होता है। तो रिजल्ट नंबर 21 क्या है और क्या हमारे पिटारा से निकल रहा है साथियों, इसको अच्छे तरीके से बहुत मजे तरीके से हम लोग करेंगे। और दोस्तों ये जो रिजल्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चाहे हम लोग सीएसआर नेट की बातें करें, गेट की बातें करें, आईआईटी जेईई की बात करेंगे, दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल साइड साथियों। देखिए ये रिजल्ट क्या कहता है, इसको जरूर आप लोग याद रखना साथियों। यहाँ पे अगर हमारा ये P है और ये जो हमारा दोस्तों रिंग है, ठीक है ना, दिस रिंग इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ 4 डिवाइड्स P-3, या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं साथियों तो ये जो पहला रिजल्ट है दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी डायनामिक दोस्तों। ये अप्रोच आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन को 5-10 मिनट विदाउट वेस्ट किए हुए साथियों आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और आप देखें सीएसआर नेट भी क्वेश्चन आ रखा है, गेट में भी साथियों, आईआईटी जेईई में भी है ना, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं साथियों। तो दोस्तों पहले तो ये समझने और क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइड्स P-3 डज मींस व्हाट, P इज आइसोमॉर्फिक या P इज इक्विवेलेंट या कॉन्ग्रुएंट, आप लोग जो भी बोलते हैं दोस्तों, mod 4 है ना। सो P डिवाइड्स 4 डिवाइड्स P-3, इस चीज को लर्न करते हैं। उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आ रखे साथ में उसको भी लर्न करते हैं। एक और चीज आप पहले अच्छे से समझ लें कि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। पिछले क्लास में भी मैंने इस चीज को डिस्कस करा था दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कुछ ये गॉसियन इंटीजर है, ठीक है ना, और ये nz है, ठीक है ना, या nzi है दोस्तों, इस टाइप से रख लें। या तो यह रहे क्वेश्चन साथियों या ऐसा रहे, ठीक है ना। ये हमेशा ही दोस्तों ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है इसके, ठीक है ना, इसको जरूर याद रखा जाए, n इज ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। इसको साथियों डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न किया जाए। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे थे वो कैसा आ रखा था दोस्तों, ठीक है। आई थिंक 2016 का एक क्वेश्चन है दोस्तों सीएसआर नेट का और गेट का साथियों। क्वेश्चन पूछा था हमको कि बताइए, क्वेश्चन था दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा था कि ये है हमारा क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि बताना है आपको, ये कुछ ऐसा नहीं था लिखा हुआ साथ में, ये ऐसा लिखा हुआ था और यहां पे था ये इज एन इंटीग्रल डोमेन, और ये दोस्तों दोनों के लिए है, फील्ड के लिए भी और इंटीग्रल डोमेन के लिए भी, क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड इफ। और दोस्तों आपके पास ऑप्शन है
n इक्वल्स टू 2 था साथियों, दूसरा हमारा 13 था, और तीसरा साथियों 19, और डी है हमारा 17। और भी कुछ और हम लोग करके देखेंगे, पहले आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि वी आर ओके, वी आर इन कंफर्ट पोजीशन टू डील सच अ क्वेश्चन और नो। ठीक है ना, क्वेश्चन पहले आप आराम से समझ लें। ये क्वेश्चन दिया था आपको, गॉसियन रिंग है दोस्तों, और ये क्या है, फैक्टर रिंग बना दिया। ये पूछता है कि बताइए इंटीग्रल डोमेन होगा इफ n का वैल्यू क्या होगा, इफ n इक्वल्स टू दिस कंडीशंस। तो हमको क्या करना है, इसको अप्रोच करना है ना। पहले तो आप ये समझ लें, कैन आई राइट दिस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, है ना, यूजिंग दिस रिजल्ट हमने लिख दिया। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास n के पास ये कंडीशन है, और हमको क्या यूज करना है ना, p इक्वल्स टू 3 mod 4 या 4 डिवाइड्स p माइनस 3। यहाँ पे क्या है, हमारे पास p के जगह n रखा हुआ, जनरली प्राइम होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्राइम के केस में ये हमेशा ही रहता है, तो यहाँ पे p लिखना है तो p लिख दीजिए, n लिखना है तो n लिख दीजिए साथियों। चलिए n इक्वल्स टू 2 के लिए वर्क करते हैं, डज इट होल्ड और नो। सो साथियों हमारा क्या है, n इक्वल्स टू 2, ये प्राइम नंबर है तो रख दीजिए। अब देखिए p माइनस 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1, बट 4 डज नॉट डिवाइड्स -1, है ना। इसका अर्थ ये जो पहला है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। बहुत ही एक अच्छा चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि साथियों आपने क्या लर्न करा कि ZP इज ऑलवेज अ फील्ड। आपने लर्न करा कि p के किसी भी नंबर के लिए ZP हमेशा ही फील्ड होता है, लेकिन याद रखना है कि ZPI इज नॉट फील्ड और साथियों इंटीग्रल डोमेन फॉर ऑल प्राइम। यही इसका मेन अंतर है जो हम लोग और भी अच्छे तरीके से लर्न करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें, जो आगे का काफी ज्यादा आपको काम देगा साथियों। सेकेंड हमारे पास देखिए क्या है कि n इक्वल्स टू 13, ये भी हमारा प्राइम नंबर है तो रख दीजिए। और देखिए कि 13 माइनस 3 इज व्हाट, 10, बट 4 डज नॉट डिवाइड 10, है ना, 4 डज नॉट डिवाइड 10, दैट्स व्हाई 13, ये भी हमारा Z39 जो बनेगा यहाँ पे जो दोस्तों आ जाएगा Z39, वो भी हमारा क्या नहीं बनेगा साथियों, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा या फील्ड नहीं बनेगा। और n इक्वल्स टू दोस्तों 19 के केस में ये भी हमारा प्राइम नंबर है, सो 19 माइनस 3 बिकम्स 16, और इसके केस में 4 डिवाइड 16, सो दैट्स व्हाई दिस इज, है ना, ये जो प्राइम के केस में ये जो दोस्तों हमारा क्या है, कोसेन रिंग बना है, फैक्टर रिंग बना है साथियों, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। डी की बात करते हैं साथियों, 7 है तो n इक्वल्स टू 7, दैट इज अ प्राइम नंबर, सो कैन आई राइट 7 minus 3 equals to 4, और 4 divides 4, that's why 7 also becomes a integral domain. So for n equals to 7 and 19, this factor ring is an integral domain. मुझे लगा यहां तक आपको साथियों एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगा यहां तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से समझते जाएं, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। जो साथी अभी लोग चाहे मास्टर्स में भी होंगे तो उनको भी ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, इस चीज को जरूर याद रखा जाए। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट नंबर 22 मैंने डील करा, बता दिया अच्छे से कि कैसे ये वर्क करता है। एक चीज और जरूर याद रखें आप लोग, रिजल्ट नंबर 23 को आराम से समझें साथियों। रिजल्ट नंबर 23 जो काफी ज्यादा आपको दोस्तों जेडपी जो होता है, ये क्या होता है, जेडपी और हमारा ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो पी और साथियों मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। इसके कोरस्पॉन्ड जेडपी ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, फील्ड भी होता है ना। और साथियों रिजल्ट नंबर 24 भी याद रख लें कि जेडपी एडिशन मॉडुलो पी और दोस्तों मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इज ऑलवेज एवरी फील्ड इज एन साथियों इंटीग्रल डोमेन, हमेशा ही होगा, हमेशा। ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे अभी जो भी ले साथियों आप Z2, Z3, Z5, Z7, ये सब क्या है दोस्तों, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन सब है ना। फील्ड भी इंटीग्रल डोमेन, फील्ड भी इंटीग्रल डोमेन, फील्ड भी इंटीग्रल डोमेन, Z19 फील्ड भी इंटीग्रल डोमेन। ठीक है ना। तो
इसमें हमेशा ही होगा, हर एक प्राइम के केस में ये पास होगा और सिर्फ प्राइम के केस में पास होगा, ये भी याद रखना है दोस्तों। Z10 हो जाएगा तो दो डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहा है ना, दो डिस्टिंक्ट प्राइम है तो नेवर फॉर्म अ इंटीग्रल डोमेन नॉर फॉर्म अ फील्ड। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा था। ठीक है, हमने ये भी लर्न करा था कि दोस्तों इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का जो ऑर्डर होता है साथियों वो हमेशा क्या होता है, कोई फील्ड है साथियों, फील्ड है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा कि उसका ऑर्डर p होगा या p टू द पावर n होगा। ठीक है ना, n इज ग्रेटर इक्वल टू 1। और ऑर्डर ऑफ हमने क्या बात करा, अच्छा ऑर्डर को हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, कई जगह पे आपको ये मिलेगा कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड, ऑफ साथियों फील्ड। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कार्डिनलिटी का भी अर्थ होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन फील्ड, और ऑर्डर में भी उसके फील्ड की नंबरिंग की ही बातें चल रही है। तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल डोमेन भी क्या होता है, p और p टू द पावर n, इसको जरूर याद रखें। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको साथियों आपको समझाया था। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा यहां से बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करते जाइएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं, व्हाट इज द रीजन। दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट नंबर 25 जो मैं पुट कर रहा हूं, इसको क्या याद रखना, जो भी मैंने बताया कि दोस्तों क्या याद रखना है कि ZPI है ना दोस्तों, यही रहता है ऑपरेशन, यही दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा रहेगा ऑपरेशन। इसको याद रखना है, नीड नॉट ऑलवेज अ फील्ड। ठीक है, नीड नॉट ऑलवेज अ फील्ड, और इसी को आप ये भी बोल सकते हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो साथियों कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये फील्ड बनाए या इंटीग्रल डोमेन बनाए, लेकिन कहां पे बनाएगा इसी चीज को दोस्तों मैंने अभी पुट करा था कि ZPI इज इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, है ना, इफ एंड ओनली इफ 4 डिवाइड्स p-3। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध के आप लोग अच्छे से लर्न कर लें, और ये रियली में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसको ऐसा भी लिखा रहता है, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस थिंग। इसको साथियों डेफिनेटली आप लोग याद रखें। अब जैसे मैंने कहा कि दोस्तों ये याद रहे कि सारे प्राइम के लिए नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नीड नॉट ऑलवेज अ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन फॉर ऑल प्राइम, है ना, सभी प्राइम के लिए दोस्तों, फॉर ऑल प्राइम के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन हो। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। ZP जब ये सिंपल है तो फॉर ऑल प्राइम, है ना, फॉर ऑल प्राइम ये हमेशा होल्ड करता है, हमेशा होल्ड करता है। लेकिन दोस्तों ये वाला है नीड नॉट ऑलवेज अ फील्ड और इंटीग्रल डोमेन फॉर ऑल प्राइम, ये जो चीज है इसको सिर्फ ये याद रखना है कि सभी प्राइम के लिए ये जो चीज है दोस्तों हमेशा फील्ड फॉर्म या इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता है। आराम से समझिए, यहां से कुछ मैं क्वेश्चन का भी जैसे मैंने समझाया कि दोस्तों अगर यही केस रहता है, अगर आपको पूछा जाता बताइए p=11, सारा प्राइमरी नंबर है 29, ये साथियों हमने 31, जो भी लेने का मन है, ठीक है साथियों, 59 ले लें आप लोग, p=101 ले लें, तो चेक कीजिए कि क्या सारे के सारे ये होल्ड करेगा। तो दोस्तों यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, 4 डिवाइड्स p-3 वाला चीज आप यहाँ पे यूज करें। 11 - 3 8, सो 4 डिवाइड्स 8, इसलिए ये पास हो जाएगा। 29 में से आप क्या करें, 29 - 3 इज व्हाट साथियों, 29 में से 3 गया तो 26, डज नॉट डिवाइड्स, ठीक है ना, इसलिए पास नहीं करेगा। हाँ, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये भी नहीं होगा, ना इंटीग्रल डोमेन होगा ना फील्ड होगा साथियों। 31 में देखिए 4 डिवाइड्स 31 - 3 दैट इज 28, तो डिवाइड कर रहा है इसलिए ये पास है, सो ये भी पास हो जाएगा। 59 में आप लोग देखें 59 - 3 क्या दोस्तों 56, तो ये डिवाइड करता है, तो ये पास, तो ये भी पास। 101 में आप देख लें कि 4 डिवाइड्स करता है कि नहीं, 101 - 3 कितना साथियों 98, सो 4 2 जा नहीं डिवाइड करता है, इसलिए ये नहीं होगा। तो साथियों किसी भी प्राइम के लिए सो दिस कंडीशन मे नॉट होल्ड फॉर एवरी प्राइम, ठीक है ना, इसको जरूर बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं, यही क्वेश्चन भी आ रखा था, और दोस्तों पार्ट बी का क्वेश्चन आ रखा था, इसलिए पार्ट बी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको 4.75 मार्क्स मिलता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो रिजल्ट है गोइंग टू बी वेरी वेरी वोलाटाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना, इसलिए इस बेस पे क्वेश्चन जरूर रहता है।
दोस्तों करने को तो बहुत है ना, अगर आपको रिजल्ट नहीं याद रहेगा तो वही प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, बोलेंगे तो सर अगर ये रह गया इसका है ना कनेक्शन, हर एक पॉइंट के केस में होगा तो चारों आप मार के आते है ना। लेकिन ये साथियों आपको याद रखना है, मास्टर डिग्री के दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में ये रिजल्ट है अलजेब्राइक नंबर थ्योरी का, तो वहां है ना, और आप लोगों ने शायद लर्न कर रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिजल्ट लिखना है तो इसी को और भी रिजल्ट बना सकते हैं कि ZPI is not integral domain or not filled if and only if 4 does not divides P minus 3। ये भी याद रखें, अगर 4 does not divides P minus 3 तो दोस्तों ये नहीं, ना तो इंटीग्रल डोमेन बनेगा ना ही फील्ड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों कंडीशन के थ्रू हम लोग आएंगे। चलिए दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को दोस्तों इसके टर्म में बहुत अच्छे से क्लियर कर पाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा, और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। इसको साथ में एक क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बाद में, क्योंकि ये दोस्तों ये हमारा मॉडर्न अलजेब्रा का अभी गेट के टर्म के साथियों ये मेरा लास्ट लेक्चर है महामैराथन में मॉडर्न का, ठीक है ना। तो अब इस चीज को मैं नहीं करूंगा, हो सकता है दूसरे टाइप का लूं लेकिन इस टाइप का नहीं लूंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमेशा याद रहे। दोस्तों अगर मैं यही बात करता हूं कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है फॉर P इक्वल्स टू, किस P के लिए कंडीशन होल्ड करेगा, P इक्वल्स टू मैंने लिया 19, ठीक है साथियों, और मैंने ये बोला कि आपको बताना है कि ये जो है क्या होगा इज, मैंने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन है साथियों फील्ड, साथियों दूसरा है इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, और बहुत सारा चीज होने वाला है, और आप बताएंगे तो और भी मैं खतरनाक चीज इसको कर सकता हूं, ठीक है ना। देखिए ईडी बहुत सारी बातें होने वाली है, इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं कि थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड पे रहते तो अच्छा होता, अदरवाइज आप समझ लें ईडी, और भी लिख देता हूं CRU, ठीक है। कहता है बताइए कि किस प्राइम के लिए सारा कंडीशन होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। इसको जरा समझें दोस्तों, अगर P इक्वल्स टू 19 होता है तो आप देखें कि P माइनस 3 क्या हो रहा है साथियों, 19 माइनस 3 बिकम्स 16 एंड 4 डिवाइड 16 दैट इज P माइनस 3, है ना। और आपने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन पढ़ा, अगर 4 डिवाइड्स P माइनस 3 तो ये क्या बन जाएगा साथियों, फील्ड बन जाएगा। अब कमाल की क्या बात होने वाली है और मैं क्यों बताना चाहता हूं, एक सेकेंड रिजल्ट पे हम लोग काम करेंगे साथियों कि एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज PID, एवरी PID इज UFD एंड एवरी UFD इज इंटीग्रल डोमेन, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज CRU। साथियों मल्टीपल टाइम्स, एक दो बार नहीं दोस्तों, कम से कम 10-20 बार डायरेक्ट ये रिजल्ट आता है, इसलिए इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है साथियों। जब कोई चीज फील्ड हो गया तो ये इंप्लाइज है इंटीग्रल डोमेन भी हो गया, एवरी फील्ड इज एन ED तो ED भी हो जाएगा, एवरी ED इज PID सो PID पास, एवरी PID इज फील्ड इज PID दैट्स व्हाई इट इज पास, एवरी फील्ड इज एन ED दैट्स व्हाई इट इज पास, एवरी फील्ड इज एन CRU। सो देख रहे हैं कितना धमाकेदार चीज हो रहा है साथियों, है ना। तो इस सब चीज की बहुत ज्यादा अच्छी वाली अगर आपके पास समझ है दोस्तों तो आप बहुत तरीके से इस गेम को खेल सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो साथियों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप पूरे निचोड़ के साथ अगर आएंगे ना तब तो गेम खेलने में साथियों मजा है ना। नहीं तो अगर हमारे हाथ पैर ही अगर काम नहीं करेंगे तो फिर गेम में पार्टिसिपेट करने का साथियों कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपके कॉन्सेप्ट है ना पेरिस लंदन की तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है ना, फिर जिग जैग होता रहेगा, सो है ना, आप कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मेरा कहना है कि साथियों जो भी पढ़े धमाकेदार अच्छे तरीके से पढ़े, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़े, तो उस रेंज से क्वेश्चन बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ये मेरा मकसद है। अभी साथियों देखिए मैंने जेपी पढ़ाया, जेपी आईटा पढ़ाया, उसके रेंज में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस सारे को टेकल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन ये नहीं कि आज सिर्फ फील्ड पे पूछा, इंटीग्रल डोमेन पे पूछा, तो ये गारंटी नहीं है कि वो ये सब नहीं पूछ सकता है, उसके पास श्योरिटी है, उसके पास है ना वो फ्री है अथॉरिटी की, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी पढ़े बिल्कुल ही धमाकेदार बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लें।
चलिए साथियों, यहां तक आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। साथियों एक चीज और आप पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट नंबर 28। पहले 25 को ही समझते हैं। क्या याद रखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से, ये याद कर लें। फे टू आई, क्या है ये फे टू आई? एफ मतलब फील्ड। एवरी फील्ड इज एन यूक्लिडियन डोमेन। Every Euclidean domain is PID. Every PID is UFD. Every UFD is ID. ये फील्ड है साथियों, ये यूक्लिडियन डोमेन है, ये PID है, ये UFD है साथियों, और ये इंटीग्रल डोमेन है। इसको हमेशा हमेशा बहुत अच्छे तरीके से याद रखा जाए। लेकिन ये भी याद रखा जाए कि इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ UFD. Every UFD need not to be a PID. Every PID need not to be a integral domain. Every integral domain need not to be a field. दोस्तों CSR नेट को हम लोग जो स्विच करेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि why every integral domain need not to be a UFD. कन्वर्स क्यों नहीं होता है, ये बहुत धमाकेदार तरीके से हम लोग लर्न करेंगे। Every field is a integral domain, but why every integral domain need not to be a field? क्यों नहीं होता है साथियों? आपको पता है कि Z क्या है साथियों? इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है ना? इंटीग्रल डोमेन है बट साथियों फील्ड नहीं है। सो एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड, है ना? इसलिए हम लोग जनरलाइज्ड कंडीशंस नहीं लर्न करते हैं, बट वन वे चलता है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। और भी याद रखा जाए बहुत अच्छे तरीके साथियों, every integral domain is CRU, commutative ring with unity. Every CRU is CR, commutative ring है। every commutative ring is क्या साथियों? ring। तो ये सब भी याद रखा जाए। But every ring is not commutative ring. Every commutative ring is not commutative ring with unity. सबको बहुत अच्छे तरीके से धमाकेदार तरीके से याद रखा जाए दोस्तों, ठीक है? और क्यों होता है ऐसा, सारे लॉजिक के साथ हम लोग आएंगे दोस्तों। आज मेरा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों आपको क्वेश्चंस करवाए जाए। टाइप के जो भी हमारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं, उसके रेंज में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है? उसके रेंज को मैं चाहता हूं कि उसके रेंज में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैं फ्रेम करूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करे। दोस्तों ये मेरा माइंडसेट है। साथियों ये जो टाइप का रिजल्ट नंबर 26 हम लोग यूज करने वाले हैं, इस टाइप के अनदर टाइप का क्वेश्चन आया दोस्तों, टाइप नंबर 2 मान सकते हैं। ये दोस्तों इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोगों ने क्वेश्चन करा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, है ना? तो दोस्तों उसमें हम लोगों ने क्या लर्न करा था कि एनी पॉलिनोमियल कैन नॉट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द लोअर डिग्री पॉलिनोमियल, है ना? अगर वो ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों क्या होना चाहिए? वन ऑफ देम मस्ट बी यूनिट, है ना? ये अगर आपको याद हो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में, एक तो लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में वो ब्रेक ना हो, एक चीज याद रखें। दूसरा, सपोज एनी पॉलिनोमियल fx कैन बी रिटन एज px into qx। अगर हम ऐसा लिख पाते हैं तो वन ऑफ देम मस्ट बी यूनिट। या तो साथियों इसका यूनिट हो जाए, या तो ये यूनिट हो जाए, ये ना हो, वन ऑफ देम मस्ट बी यूनिट, ठीक है? अगर ऐसा रहता है तो वो क्या कहलाता है? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल साथियों, ठीक है? अब जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा, ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया है जो आप बहुत इजी से टैकल कर सकते हैं साथियों। जब भी इरेड्यूसिबिलिटी कंडीशन ओवर ZP फील्ड पे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? ठीक है साथियों, इसमें Z3 क्या होता है? Z3 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 1 2, है ना? ये हमारा है। इसको क्या करना है, एक चीज बस याद रखें कि px इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x इक्वल्स टू 1 2 and 3। जैसे ये हमारा इसका एलिमेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z3 में लिख देता हूं, जो भी एलिमेंट्स होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमेशा साथियों नॉन जीरो, देन इसको बोलेंगे कि इरेड्यूसिबल होगा ओवर दिस फील्ड। क्या बोलेंगे साथियों? ये हमेशा याद रखा जाए, इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं कि px इज नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। इसके सारे एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड अगर दोस्तों नॉन जीरो अगर ये प्रोवाइड करता है तो हमेशा
ये जो पॉलिनोमियल होगा px, ये इसके ऊपर क्या होगा साथियों, इरेड्यूसिबल होगा। इसको जरूर याद रखा जाए, पहली बात। और सेकेंड बात, px अगर हमारा साथियों 0 दे देता है ना, वेनिश कर जाता है फॉर सम, या एटलीस्ट कह सकते हैं x बिलोंग्स टू Z3, तो हम बोलेंगे कि ये दोस्तों रेड्यूस नहीं, नॉट इरेड्यूसिबल, मतलब रेड्यूसिबल। क्या हो जाएगा साथियों, रेड्यूसिबल ओवर Z3। तो दोस्तों इस बात को अच्छे से याद रखा जाए और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा पेपर में, ये गारंटी। ठीक है, क्या याद रखना है, इरेड्यूसिबल कंडीशन में सारे x के लिए नॉन जीरो होगा, और रेड्यूसिबल में कोई एक के लिए भी अगर 0 दे देगा तो साथ ही रेड्यूसिबल हो जाएगा। इसका मतलब है नॉट इरेड्यूसिबल हो जाएगा, है ना, नॉट इरेड्यूसिबल ओवर साथियों Z3। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हाउ वी कैन वर्क, सो कम टू फॉर दिस, इस पॉलिनोमियल के लिए ये सारे है ना x के सारे एलिमेंट इससे आ रहे हैं, तो ये आप रख के चेक करें इस पे f0 क्या देता है। पुट x इक्वल्स टू साथियों पहले 0, हमने 0 पुट करा इस पॉलिनोमियल में, तो 0 क्यूब क्या बनेगा साथियों, 0 क्यूब प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1, सो ये क्या है 1, दैट इज नॉन जीरो। एक पे आ गया। नाउ कम टू द सेकंड एलिमेंट, इस पे आप काम करें, इसमें बस पुट करके आपको चेक करना है और कुछ नहीं। और एक चीज याद रहे कि मॉड 3 भी ऑपरेट करना ना भूल। इसमें तो अच्छी बात है कि 1 करेंगे तो है ना, मॉड 3 भी अप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज 3 का 3 ही रह जाएगा, है ना। 3 या 3 से बड़ा नंबर होता तो मॉड का ऑपरेशन है ना लॉजिकल है, अदरवाइज कोई लॉजिक ही नहीं है। f of 1 is what साथियों, 1 क्यूब प्लस 2 into 1 स्क्वायर साथियों प्लस 1, so 1 plus 2 plus 1 becomes 4, 4 is greater than 3 and this can be written as 1 mod 3 and 1 is what, नॉन जीरो, है ना। इस पे भी नॉन जीरो आ गया। और f of 2 पे है ना, अब ये बचा, इस पे भी आप चेक करें आराम से दोस्तों, ठंडे दिमाग से समझते हैं। f of 2 करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर क्यूब प्लस 2 into 2 स्क्वायर प्लस 1, so 8 plus 2 to 4 to 8 साथियों प्लस 1, so 17। और कैन आई राइट 4 मॉडलो ऑपरेट करेंगे तो 4 4 16 प्लस 1 16 becomes 0 because 4 का टपल आ गया, so 1 mod 1 mod सॉरी 3 का ना, 3 के टर्म में ले रहे हैं साथियों, तो ये 15 आ जाएगा, 15 प्लस 2 और 2 आया दोस्तों, ये भी नॉन जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस कंडीशन में भी नॉन जीरो, इस कंडीशन में भी नॉन जीरो, इस कंडीशन में भी नॉन जीरो, सारे के टर्म में नॉन जीरो आ रहा है। f0 नॉन जीरो, f1 नॉन जीरो, f2 नॉन जीरो। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, fx इज नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा साथियों, इरेड्यूसिबल, सो दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर Z3, ठीक है ना। तो ये इरेड्यूसिबल हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं इसी, है ना, इसी पे पूछा गया है, इसी फील्ड पे, तो हम लोग G0 रख के चेक करेंगे, G1 रख के चेक करेंगे और G2 रख के चेक करेंगे कि 0 या नॉन जीरो क्या प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन यू आर पुटिंग 0 इन दिस पॉलिनोमियल, सो 0 टाइम्स 0 0, ये 2 आ गया। और मॉड 3 भी ऑपरेट करेंगे, मॉडलो 3 साथियों, मॉडलो 3 तभी यही रह जाएगा, सो दैट इज नॉन जीरो, है ना। कब, जब मॉडलो 3 ऑपरेट करेंगे तो। साथियों G1 पुट कीजिए, सो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 जा 2 2 5 प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 साथियों 5। और जब साथियों हम लोग मॉड 3 ऑपरेट करेंगे तो ये इट बिकम्स 2, दैट इज नॉन जीरो मॉड 3। नाउ कम टू G2। साथियों इसको G2 को ऑपरेट कीजिए तो क्या बनेगा, यहां से आप देखें 2 into 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, साथियों 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 4 12, दैट इज 0 mod 3। ऐसा क्यों, क्योंकि साथियों ये क्या है, 4 3 का टपल्स है ना, 3 का टपल्स में जब भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 क्या होता है साथियों, 3 के टेबल में आता है, इसलिए जब भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा साथियों, 0। तो आपको क्या मिला, ये दोनों तो नॉन जीरो दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक है जो आपको 0 दे दिया। यही बोला जाता है कि फॉर सम, अगर एक भी दोस्तों x पे अगर ये 0 दे देता है, मतलब वो इरेड्यूसिबल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है साथियों अब ये इरेड्यूसिबल नहीं रह गया। मुझे उम्मीद है साथियों आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है, जब भी हमको Z3 फील्ड के ऊपर पूछा जाए कि कौन सा पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, तो चेक क्या करना है कि उस पॉलिनोमियल में सारे
फील्ड के एलिमेंट को डाल के चेक करना है कि सभी पे अगर नॉन जीरो आता है तो हम बोलेंगे वो इरेड्यूसिबल होगा उस पॉलिनोमियल पे, और एक पे भी साथियों अगर जीरो दे देता है तो बोलेंगे उस फील्ड के ऊपर ये इरेड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। साथियों ये रिजल्ट नंबर 27, इस पे हमने क्वेश्चंस लिया है ग्रुप से साथियों है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है साथियों? ये साइक्लिक ग्रुप है। आपको पता है कि Zn इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। कैसा होता है साथियों? साइक्लिक ग्रुप। जनरेटर की बातें कब चलेगी? जब हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। कहते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स इन साइक्लिक ग्रुप Zn, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है साथियों, वो कैसा होगा? फाइन होगा। चलिए साथियों इसको डील करने से पहले कुछ लॉजिक समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? और डेफिनेटली आपके टर्म्स को दोस्तों ये Zn क्या होता है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और आपको क्या याद है? एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is always isomorphic to Zn, और Zn क्या साथियों? एडिशन मॉडुलो n। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखा जाए। ठीक है ना? क्या है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is always isomorphic to Zn। और दूसरा साथियों ये फाइनाइट के टर्म में हमने लिखा, और दूसरा अगर इनफाइनाइट होता है साथियों, और मोर ओवर इसमें एक चीज और नंबर ऑफ जनरेटर्स, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हो गया तो जनरेटर एग्जिस्ट करेगा साथियों, एंड दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला फाई। और दोस्तों आप ये फाई क्या है? यूलर फाई फंक्शन। फाई फंक्शन दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज यूलर फाई फंक्शन एंड हाउ डज इट वर्क्स, तो दोस्तों मेरे चैनल पे जाके उस पर आप यूलर CSR नेट मैथमेटिक्स विक्रम आप सर्च करें, CSR नेट विक्रम भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उस पर जाके एक स्पेशल दोस्तों हमने यूलर फाई फंक्शन पे वीडियो बना रखा है, तो आप अच्छे से देख लें, सारे कॉन्सेप्ट साथियों को क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है? फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए उसके टर्म में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन, है ना, जबकि एडिशन मॉडुलो n है। और उसमें याद रखना है दोस्तों आपको कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, दोस्तों इसलिए बता देता हूं कि डायरेक्ट कभी कोई मल्टीपल डायरेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे भी याद रह जाए। नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z, इसमें साथियों हमेशा 2 ही जनरेटर होता है, और वो क्या होता है? जनरेटेड बाय 1 जनरेटेड बाय -1, है ना, क्योंकि 1 का जब भी इंटरेक्शन करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर के सारे एलिमेंट के साथ ये क्या करेगा? इंटरेक्ट कर लेगा। -1 भी सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं Z में, जनरेटेड बाय 1 एंड -1। सो देयर आर एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स इन दिस। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं आपको प्रीवियस ईयर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठ के, है ना। अभी तो हमारा जो लेवल है दोस्तों CSR नेट पे डायरेक्ट आपने पिछले साल देखा 2022 में दोस्तों Z36 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए। सो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको बहुत अच्छे से लर्न किया जाए। और दोस्तों IIT JEM के बच्चों के लिए मैं बहुत बोलता हूं कि दोस्तों आपके लिए बहुत सारा चीज, छोटा छोटा चीज दिया जाता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको अगर हो तो आप कहीं नोट कर लें, तो बहुत ही ज्यादा काम देगा आपको। साथ ही देखिए क्वेश्चन था नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z36। मैंने बोला कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक होगा तो जनरेटर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा साथियों? सो आपको पूछा नंबर ऑफ जनरेटर्स, सो नंबर ऑफ जनरेटर्स in Z36 is given by the formula Euler-Phi function phi 36. So can I write phi 36 को लिख सकते हैं 2 square into 3 square। Now Euler का जो फॉर्मूला है, Euler कैसे वर्क करता है दोस्तों वो मैं कर देता हूँ। Can I write phi 2 square into phi 3 square। ऐसा हम क्यों इसको हम प्रोडक्ट के रूप में क्यों लिख पाए? तो हमने रीजन बताया था कि GCD of 4, 9 है ना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये क्या साथियों 1। अगर ऐसा रहता है ना, अगर ये दोनों साथियों को प्राइम रह जाएगा तो उसको हम लोग डिस्टिंक्ट अलग अलग फाई के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। एंड हाउ डज इट वर्क्स? ये दोस्तों मैंने बताया था 5p⁴n क्या होता है? p⁴n माइनस p⁴ माइनस, ये वाला रूल चलेगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 2 पे पावर उससे एक लेस कर दीजिए, इनटू 3 पे पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 1।
सो 2 2 जा 4 -2 साथियों, और ये 3 3 जा 9 -3. So what we are getting 2 into 6 becomes 12. So how many generators are in Z36? 12. तो हमको आ गया साथियों 12. मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है ना. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं साथियों. दोस्तों जो एक मेरा प्रीवियस लेक्चर है मॉडर्न अलजेब्रा का यूलर 5 फंक्शन पे, ठीक है ना, डेफिनेटली आप लोग विजिट करके वहां पे पढ़ें. इससे ज्यादा बहुत डेप्थ टच में साथियों एक एक रिजल्ट्स मैंने यूज कराया और बिल्कुल डेप्थ टच में बताया गया. अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप जाए वहां पे. नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस ग्रुप कितना होगा, तो वही हम लोग यूज करेंगे 5 1000 को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं साथियों कि 10 पे पावर 3 हो गया. इसको सेपरेट आउट कर लीजिए. 5 2 क्यूब इंटू 5 क्या हो जाएगा साथियों, 2 पे पावर क्यूब, इसे एक लेस कीजिएगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2. सो 8 - 4 becomes 4. और साथियों 125 - 25, so 100 is there. So 100 into 4 becomes 400. So how many generators will possible in Z100? So we have exactly 400 generators. एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के मैं लिए में छोड़ जाता हूं यहाँ पे कि आपको ये बताना है कि Z36 में, ये आपने देख लिया कि Z36 में टोटल कितने जनरेटर हैं साथियों, 12 है ना. इसमें 12 जनरेटर है. अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि जनरेटर कौन कौन सा होगा, व्हाट शुड बी द जनरेटर्स, है ना, कौन कौन सा जनरेटर है, तो आप क्या बताएंगे. एक मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं कि A1 A2 क्या जनरेटर हो सकता है, A2 A4 क्या जनरेटर हो सकता है, क्या है दोस्तों A5 A7 क्या जनरेटर हो सकता है, और A9 और A12 क्या जनरेटर हो सकता है. आप जरा सर्च करके दोस्तों एक बार बताना, कमेंट करना ये आपसे बन रहा है कि नहीं. इससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगा. अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है नंबर ऑफ जनरेटर ना पूछ के, काउंटिंग नंबर ना पूछ के, अगर ये लिस्ट करने के लिए बोल दिया जाए कि बताइए जनरेटर का फॉर्मेट कैसा होगा, तो ऐसा ना हो कि आप पेपर में जाके फंस जाएं, ठीक है ना. तो दोस्तों ये सारे चीज आप क्लियर कर लें पेपर से पहले. पेपर से पहले आपको जितना गलती करना है साथियों आप कर लें. और एक बात हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर कुछ चीज नहीं आता है, नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, बेधड़क तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं. रिजल्ट नंबर 28 साथियों. अब थोड़ा सा मैं इजी क्वेश्चंस पे आ जाता हूं कि थोड़ा आपको इजी और अच्छे से समझ आ जाए. एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था कि Q √2 है साथियों, और 4 √2 है, और 8 √2 है. पूछा था इसके बेस फील्ड सेट ऑफ रेशनल पे डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना. आपके ऑप्शंस हैं साथियों 2 4 8 या 16. बहुत इजी सा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस फील्ड अगर है ना, बेस प्राइम अगर सेम है, प्रोडक्ट एक्सपोनेंट चेंज होता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 4 और 8 का एलसीएम, 2 4 और 8 का एलसीएम 8. सो ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा 8 डायमेंशन हो जाएगा. और ये मैं इसलिए इतना इजी बता के छोड़ देता हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बहुत डेप्थ में इसको लेके गया था. मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स दोस्तों फील्ड थ्योरी वाले में करवाया था दोस्तों आपको. चलिए साथियों ये हो गया. जनरल लीनियर नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से कुछ करवाता हूँ साथियों. रिजल्ट नंबर 28 हो गया साथियों. रिजल्ट नंबर 29 पे आते हैं. कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन. क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा कि Z3 Z9. यहां से दोस्तों कुछ धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आ रहा है. लेकिन नहीं समझ में आता है तो वही क्वेश्चन हमको क्या लगता है, ट्रिकी लगने लग जाता है, और समझ में आ जाता है तो वही क्वेश्चन इजी लगने लग जाता है. सो आर, ठीक है ना. आराम से समझते हैं दोस्तों. आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों 25 26 27 28. चलिए ये ऑप्शन मैंने ले लिया.
और मुझे आपको समझाना है। क्या पूछा जा रहा है वो जरा समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस क्या होगा। आराम से दोस्तों इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, आराम से पहले ठंडे दिमाग से समझते हैं। Zn में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि वो सारे d जो पॉजिटिव हो और d डिवाइड्स करे n को। अगर ऐसा करता है तो इस ऑर्डर के साथियों, इस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। समझ आया? मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गया होगा। जैसे कि Z10 की बातें करा, कहता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट साथियों क्या क्या पॉसिबल है। क्या ऑर्डर ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 2 एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 3 एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 4 एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 5 एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर 10 एग्जिस्ट करेगा। समझिए 1 क्या कर रहा है साथियों, 1 डिवाइड 10 सो पास है। 2 डिवाइड 10 सो 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 3 डिवाइड करता है क्या 10 को, नहीं, तो इसलिए इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 डिवाइड करता है क्या 10 को, नहीं करता, इसलिए 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 डिवाइड्स 10 सो 5 ऑर्डर का एलिमेंट। 10 डिवाइड्स, कुछ समझ आया? एक्चुअली आप गौर से देखेंगे तो 1, 2, 5 और 10 इसके पॉजिटिव डिवाइजर है। क्या है साथियों? 10 के पॉजिटिव डिवाइजर है। 10 का साथियों क्या है? पॉजिटिव डिवाइजर। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिवाइड वाला कंडीशन क्यों आया, डिवाइड करेगा तभी तो। मतलब सबसे पहले आप देख ले कि दोस्तों जो हमारा Zn दिया हुआ है वो n किस किस से डिवाइड हो रहा है। मतलब आपको पहले फाइंड आउट करना है तो उसका डिवाइजर क्या पॉसिबल है। ठीक है साथियों, डिवाइजर क्या पॉसिबल है, सिर्फ पहले ये बातें बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म कर लिया जाए। चलिए कुछ चीज और समझते हैं दोस्तों। Zp होता है, प्राइम होता है, तो प्राइम का 2 ही डिवाइजर होता है, और पॉजिटिव डिवाइजर की बातें कर रहा हूं मैं, एक 1 होगा और एक p होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर हम Zp² की बातें कर लें, इसके क्या क्या डिवाइजर पॉसिबल है, एक 1 होगा, एक p² होगा। ठीक है, इज दिस ओके? यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब भी पूछा जाए साथियों, अगर पी ऑर्डर का पूछा जाएगा तो पहले ये सोचना है कि पी ऑर्डर का इसमें एलिमेंट, प्रोडक्ट में बातें कर रहा हूं मैं दोस्तों, पी ऑर्डर का इसमें भी देखिए कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसमें भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता होगा उसका एलसीएम लेके, प्रोडक्ट में हम लोग कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट में दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का हम लोग एलसीएम लेते हैं अलग अलग करके, है ना। चलिए नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट रिजल्ट्स। अब दोस्तों हम लोग एक शॉर्ट रिजल्ट्स का यूज करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। साथियों इस क्वेश्चन को लर्न करते हैं, एक चीज मैं आपको एक शॉर्ट रिजल्ट्स बता देता हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। साथियों Zp है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा, या तो दोस्तों 1 ऑर्डर का होगा या 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है ना। एक चीज तो याद रह गया, चूंकि मान लीजिए Z3 है दोस्तों, इसमें 0, 1, 2 है ना, 1 आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 है, इस दोनों का ऑर्डर 3, 3 है, तो 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करा, 5, 3 दोस्तों, मतलब 2 करा, है ना। इस तरह से दोस्तों अगर Z3 क्रॉस Z3 होता तो इसमें भी क्या होता, 1 और 3 साथियों 1 है ना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल था, कॉम्बिनेशन 1, 1, 1, 3, 1, 3 वाले में देखिए 1, 1 में इसका एलसीएम 1, 1, 3 का एलसीएम साथियों 3, 3, 1 का एलसीएम 3। क्या समझ में आ रहा है, या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से ये बात हम बोल सकते हैं कि Zp क्रॉस Zp में या तो दोस्तों 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या p ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं लाइक Z3 into Z3 है, 3, 3 जा 9, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 9 है, तो इसमें 9 एलिमेंट रहेंगे। तो दोस्तों एक आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो जाएगा, और जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा ऑर्डर 3 का, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 9 - 1 दैट इज 8, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 - 1 दैट इज 8। यही चीज समझना है और कुछ नहीं समझना है दोस्तों। Zp क्रॉस Zp होगा तो 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p जो एग्जिस्ट करेगा साथियों 3 टाइम लिखा गया तो p टू द पावर 3 - 1। बस ये समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको
समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा ऑर्डर 3 का कितना एलिमेंट होगा। पहले तो ये देखेंगे ऑर्डर 3 कहाँ कहाँ है। इसमें ऑर्डर 3 है, इसका डिवाइजर 1 3 है तो हो जाएगा, है ना। 1 3 है दोस्तों, इसमें क्या है, इसका डिवाइजर 1 3 9 है, इसका डिवाइजर 1 और 5 3 है ही नहीं। इसमें क्या है दोस्तों, 1 3 5 और 15। इसमें है 16 में क्या होगा, 1 2 4 8 और 16। इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है ही नहीं, इस दोनों में 3 3 है। हमको चाहिए ऑर्डर 3 का एलिमेंट, ठीक है ना। ऑर्डर 3 का एलिमेंट सिर्फ इस और इस केस में हमको चेक करना है। तो दोस्तों 3 केस आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो जाएगा, हमको 3 ऑर्डर का लाना है। p ऑर्डर का था तो p टू द पावर जितने टाइम आता था उस टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, जहां जहां पे 3 आया दोस्तों, तो 3 टू द पावर 3 और -1 क्यों, आइडेंटिटी को लेस कर रहे हैं। सो दोस्तों 27 -1 दैट इज बिकम्स 26। तो देखिए दोस्तों, एक बार में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और भी मैं करवा देता हूं जिससे और भी कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे बन जाए। वो क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, उसको देखिए। एक क्वेश्चन पूछा कि Z7 इंटू Z7 इंटू Z7 इंटू डॉट 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 Z7, और ये 100 टाइम्स आया, 100 टाइम्स आया दोस्तों, ठीक है ना। Z7 कम्स 100 टाइम्स। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 और 7 ऑर्डर का ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 क्या रहेगा। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो 1 होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। सब में 0 0 0 वाला जो होगा एलिमेंट का नाम क्या है दोस्तों, ये ना, आइडेंटिटी का ऑर्डर, तो ये एलिमेंट है। अब ऑर्डर 7 के जो एलिमेंट्स होंगे दोस्तों, ये क्या होगा, 7 कम्स, ये 100 टाइम्स आया तो 100 -1, तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये आप कैसे लिख देते हैं। आपको पता है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 100, तो 7 टू द पावर 100। टोटल तो ग्रुप का एलिमेंट जिससे इतना है ना, उसमें एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है, और जो बच गया 7 टू द पावर 100 -1, ये क्या है सब, ऑर्डर 7 का एलिमेंट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लिया जाए साथियों। तो रिजल्ट नंबर 29 रियली में ही धमाकेदार चीज था साथियों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अगले चीज को हम लोग लर्न करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी लर्न करा था, फिर भी मैं करवाता हूं साथियों। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है कि लेट G इक्वल्स टू Z10 इंटू Z15। दोस्तों CSIR नेट का क्वेश्चन है और गेट आएगी जिनमें पूछा ही जाता है। देन G कंटेन्स एग्जैक्टली डैश एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। क्या बोला दोस्तों कि आपको बताना है कि ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इज पॉसिबल इन दिस ग्रुप। आराम से समझते हैं क्या दिया हुआ है, हमको कैसे अप्रोच करना है। दोस्तों हमारा क्या है, Z10 इंटू Z15। प्रोडक्ट ग्रुप में हम लोग कैसे बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेके इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेके एलसीएम कर देते हैं। तो ये पूरे ग्रुप के अंदर, प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर हमारा क्या बनता है साथियों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छी बात है। चलिए पहले समझते हैं कि इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। इसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वही सब होगा जो इसका डिवाइजर होगा। 1 डिवाइड्स 10, so 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बिकॉज़ 2 डिवाइड्स 10 साथियों। फिर हमारे पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और एक 10 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो यही सिर्फ इसका डिवाइजर है। ये सब क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z10। ये क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन Z10। इसका देखिए क्या क्या डिवाइजर है, इसको भी समझ लें आप लोग। 1, 3, 5 और 15। तो सिर्फ और सिर्फ यही इसका डिवाइजर पॉसिबल है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा या 3 का होगा या 5 का होगा या 15 का होगा। एक चीज और जरूर याद रखें दोस्तों कि Zn के अंदर इफ D divides n then नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D क्या होता है साथियों, 5D। तो दोस्तों यही हम रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस रिजल्ट मस्ट बी यूज्ड। नाउ हमको चाहिए ऑर्डर 5 का एलिमेंट। सो 5 का एलिमेंट का ऑर्डर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसके
एलिमेंट का ऑर्डर लें, इसके एलिमेंट का ऑर्डर लें और आपको चेक करना है कि वो 5 बने, है ना, 5 बने। तो एलसीएम हम लोग किसका किसका लेंगे साथियों कि 5 बनेगा। एलसीएम आपको चाहिए 5। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या ले, एक तो हमारा 1 ले लीजिए और इसमें से 5 ले लीजिए, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1, इसमें 1 ऑर्डर का दोस्तों और इसमें 5 का, इस दोनों का ऑर्डर क्या है साथियों, इसका एलसीएम 5। और यही क्या देगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दिस, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दिस। और एलसीएम प्रोवाइड करेगा टोटल ग्रुप के अंदर जो एबी टाइप का एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर, वो कैसा होगा 5। तो दोस्तों इस एलसीएम का ये हमारा आ गया। तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन दिस इज गिवन बाय द 5 1 into 5 5 5 1 का वैल्यू 1 into 5 5 becomes 4, so that is 4। एक और हमारा बन सकता है साथियों एलसीएम ऑफ 5 1, क्योंकि 5 ऑर्डर का यहाँ पे भी है और 1 का, तो ये इसका भी एलसीएम 5 है। सो दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया 5 5 into 5 1, so 4 into 1 becomes 4। एक और बनेगा साथियों, उसका नाम है 5 5 का भी एलसीएम साथियों क्या बनता है 5 ही बनता है, 5 बनता है। ये क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप और ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप। और दिस एंटायर एलसीएम गिव्स द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन दिस प्रोडक्ट ग्रुप। दोस्तों ये क्या आ जाएगा 5 5 5 5 हम क्यों लगा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट चूंकि 5 डिवाइड 10, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस इन दिस। 5 डिवाइड्स 15 और ये साइक्लिक ग्रुप है दोस्तों, ये क्या है साइक्लिक ग्रुप, अलग अलग इंडिविजुअली साइक्लिक ग्रुप है ना, इसलिए हम काम कर रहे हैं। वो ये क्या है दोस्तों साइक्लिक ग्रुप, इसलिए ये चीजें वर्क कर रहा है। सो दोस्तों इसमें भी 5 5, सो 5 5 का वैल्यू 4 into 4 becomes 16 और सबको क्या करना है ऐड कर देना है। तो 4 + 4 + 16 becomes 24। मुझे उम्मीद है साथियों एक बार आप अच्छे से समझ लें तो आपको ज्यादा फायदा करेगा और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन आ गया 24। सो वी हैव एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स इन दिस प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। साथियों एक क्वेश्चन देखें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आराम से ठंडे दिमाग से हम लोग लर्न करते हैं। ये दोस्तों सिमेट्रिक ग्रुप है या परमुटेशन ग्रुप है दोस्तों और सिंबल है 26, उसका एक परमुटेशन दे दिया है सिमेट्रिक ग्रुप का और बोलता है ये हमारा क्या है परमुटेशन दे दिया साथियों। क्वेश्चन पूछता है कि देन ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा क्या होगा दोस्तों, आपको ऑर्डर निकालना है। तो हम लोगों को क्या पता है साथियों, अगर याद हो आप लोगों को कि अगर कोई सिग्मा दोस्तों ए बी सी डी ई है ना, दोनों में कुछ कॉमन ना हो, डिसजॉइंट हो, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होता है एलसीएम लेते हैं। ये इसका 2 साइकिल है दोस्तों, इसका 3 साइकिल है, ए बी 2 साइकिल, सी डी 3 साइकिल। हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम ऑफ 2, 3 दैट बिकम 6, ठीक है ना। बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है और इसको आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिया जाए। तो दोस्तों ये देखिए ये हमको दिया हुआ है एबीसीडी 26 लेकर दे दिया और उसको ऐसे अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं, कैसा है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन में तोड़ेंगे। तो आराम से देखिए दोस्तों, ए एच पे जा रहा है, बी ए एच पे गया, ए एच पे, एच एम पे गया और कुछ गलती हो गया क्या, एच एम पे जा रहा है और एम हमने लिया नहीं है साथियों। लग रहा है शायद मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ अलग यूज कर दिया। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, ए गया एच पे, आप गौर से देखें ए एच पे जा रहा है, एच एम पे जा रहा है, एम साथियों पी पे जा रहा है और पी कहाँ है, पी आर पे जा रहा है दोस्तों और आर साथियों एस पे जा रहा है, आर एस पे, फिर एस ए पे जा रहा है। तो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमने ब्रेक करा है, आप आराम से ठंडे दिमाग से इसको देखें। तो दोस्तों देखें अगर इसका क्या है, कितना सिंबल है और डिस्टिंक्ट सिंबल है 6 है साथियों, इसका 4 है, इसका साथियों इसका 4 हो गया साथियों, इसका 6 है, इसका दोस्तों 5 है, इसका 2 है, इसका भी दोस्तों 2 है, इसका 3 है और इसका 3 है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको साइक्लिक डिकम्पोजिशन में तोड़ दिया और अब क्या करना है, इसका ऑर्डर लेने के लिए हमको क्या जरूरत है, सबका एलसीएम, यही देगा इसका ऑर्डर ऑफ सिग्मा। 6 4 5 और इस सबका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 6 और आप करके देख लें दोस्तों 2 3
2 3 5 4 और 6 का जो एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 30 होगा, 30 नहीं 60 होगा दोस्तों। 2 से कीजिएगा तो ये रह गया, 3 से करेंगे तो 1 1 5 2 3 1 हो गया दोस्तों। आप तो कर नहीं सकते, 5 2 जा 10, 3 जा 30 और 2 जा 60। सो दोस्तों हमारा ये 60 आंसर हो गया। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है कि नहीं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज, ये क्या दिया दोस्तों, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, दिस परम्यूटेशन एलिमेंट इन दिस सिमेट्रिक ग्रुप, है ना। सिर्फ देखने में विजार्ड टाइप का था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है साथियों। साथियों आज के क्वेश्चन का, आज के सीरीज का दोस्तों ये मैं लास्ट क्वेश्चंस लिया हूं, और नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं और उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे साथियों। देखिए कहता है कि बताइए जो पेयर लिखा गया है इसमें बताना है आपको कि आइसोमॉर्फिक कौन सा है, आइसोमॉर्फिक पेयर बताना है, ठीक है ना, कि इसमें ये आइसोमॉर्फिक है ना, ये दो जो ग्रुप दिया गया है, सो दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। दोस्तों इसमें क्या है, 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 3 और 9 का एलसीएम 9 है ना, इसलिए इसको हम लोग कभी ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम हमारा 3 आ गया, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1, दैट्स व्हाई दोस्तों ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। अगर आपको याद हो कि Zm into Zn becomes isomorphic to Zmn if GCD of m, 1 equals to n, ऐसा होता तभी हम ऐसा लिखते, लेकिन इस कंडीशन को ये साथियों होल्ड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई आई कांट राइट लाइक दिस वन। तो दोस्तों ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। और भी समझना है तो दोस्तों इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 9, इसमें सबसे जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा दोस्तों ये 9 ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, इसमें 27 ऑर्डर का मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो बोथ आर नॉन आइसोमॉर्फिक, इसमें 27 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दे आर नॉन आइसोमॉर्फिक। साथियों ये है हमारे पास, या तो आप चाहें तो इसको एंड हटा के ऐसे लिख लें कि कर रहा है कि नहीं, आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं, ऐसे चेक कर लीजिए। तो ये पहला हमारा नहीं बन रहा है दोस्तों। ये देखिए 3 और 5 का जीसीडी क्या है 1, तो ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। जो भी इसका जीसीडी 1 हो गया तो ये प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए दोनों क्या है दोस्तों आइसोमॉर्फिक है, इसलिए ये पास है। दूसरा देखिए 2 और 8 का जीसीडी क्या है साथियों 2 है, इसलिए इसको प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, और मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप इज व्हाट 8, है ना, और इसमें दोस्तों मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज 4, है ना। तो प्रोडक्ट के रूप में ये भी नहीं लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में ये भी नहीं लिखा जाएगा। बोथ का 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, दोनों 16 ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है 4, और इसमें मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 8, ठीक है। सो इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, सो देयर इज नो आइसोमॉर्फिज्म। इसमें देखिए साथियों इसका जो इसमें देखिए मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या एग्जिस्ट कर सकता है। जब साथियों इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम लोग है ना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं प्रोडक्ट ग्रुप में, तो साथियों 6 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको बनेगा 60 साथियों, इसमें 60 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें दोस्तों 3 और इसका जब एलसीएम लीजिएगा 30 और 4 का, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, इसमें भी 60 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है साथियों, इसमें हमको ये चेक करना है, इसमें हाँ दोस्तों ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये कंडीशन इसमें पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां दोस्तों आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ मेरे मन से चलना चाहिए। इसमें दोस्तों इसको देखिए कितना ऑर्डर का एलिमेंट है, 6 दूनी 12, 130 ऑर्डर का है, ये भी है 130 ऑर्डर का, ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसमें एक चीज जरूर आप चेक करें दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों 60 ऑर्डर, ये क्या है दोस्तों, इसका जब हम लोग 6 दूनी 12, 120 ऑर्डर का, ये भी 120 ऑर्डर का, ये भी है, तो हम लोग दोस्तों सारा चीज चेक करेंगे, इसमें लेके चेक करेंगे कि क्या दोनों के अंदर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, हाईएस्ट ऑर्डर भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन और भी चेक करना है और भी क्या कुछ कंडीशंस इसमें हो सकता है कि नहीं, तो आपको वो भी चेक करना है दोस्तों। देखिए कंडीशन 6 में क्या हो सकता है, 1 का डिवाइजर 1 3 2 और 6, इसका डिवाइजर साथियों 1 2 4 5 और 10 20, और मैं देखना चाहता हूं इसमें कौन एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो 4 3 जा 12 ऑर्डर का इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें 1 2 3 साथियों 5 6 10 15 और 30, इसमें 1 2 4 है ना।
तो इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा साथियों, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें 15 वाले, हाँ कमाल, इसमें भी 15 ऑर्डर का है, उसमें भी 15 ऑर्डर का है। तो इसमें देखिए 15 ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसके कंडीशन में दोस्तों हम लोग करते हैं तो 5, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, 6 और 5 का एलसीएम वो भी 15 नहीं 30 होता है। तो दोस्तों इसमें 5 3 इंटू 5 5, सो दैट बिकम्स 2 इंटू 4, सो 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे देखिए 5 15, क्या क्या पॉसिबल है, 15 1 और 15 2 तो नहीं आएगा, 5 15, इसमें भी 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, दोनों में सिमिलर है। और क्या चीज इसमें एग्जिस्ट करेगा साथियों, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा साथियों, इसको हम लोग अगले क्लास में लर्न करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से। ये मैं आपको क्वेश्चन के लिए रख देता हूं, आपको चेक करना है सारे एलिमेंट क्या इसमें, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या सेम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है ना, और जहां पे भी डाउट हुआ होगा साथियों डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कहां कहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। दोस्तों अभी तो मुझे लगता है कि 30 से 35 और भी ट्रिक्स बाकी है साथियों, और कुछ क्वेश्चंस होगा तो पॉसिबल एक और लेक्चर में लेके आऊंगा मॉडर्न अलजेब्रा का, जिससे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए साथियों। ठीक है साथियों, आपकी कोई कुछ क्वेरीज हो कि सर अप्लाइड या कुछ करवा दीजिए, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप लोग अपना कमेंट रख सकते हैं साथियों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो में रियली में काफी दम है और लगता है कि आपके अप टू मार्क है दोस्तों, आपके कंडीशन को फुलफिल करता है, आपके जो डिमांड्स है दोस्तों, आपको जो चाहिए दोस्तों पढ़ने के लिए वो फुलफिल करता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आपके सपोर्ट्स के लिए रियली बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो अगले दोस्तों वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल साथियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।